चलें जी, अगेन वेलकम बैक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, और अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें। और मैं उतनी देर लेक्चर को दोबारा से अपलोड करता हूँ, और जब तक लेक्चर अपलोड हो रहा है प्लीज़ मुझे बताएं आवाज़ आ रही है। जी, आवाज़ आ रही है आपको? अभी तक 20 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हमें, तो मुझे आवाज़ का प्लीज़ बता दें। चलें जी, अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर में आपकी पीपीटी अपलोड हो जाती है, पीपीटी भी हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, चलें, अब मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं आप लोगों से, तो वो मैं क्वेश्चन ज़रा आप लोगों से पूछ लूँ। मुझे ये बताएं कि हाँ जी, अब थोड़ा सा आप क्या ऑनलाइन लर्निंग के साथ कंफर्टेबल हुए हैं, या पहले वाली कंडीशन ही है कि समझ नहीं आता एंड ऑल दैट? क्या आप थोड़ा कंफर्टेबल हुए हैं ऑनलाइन लर्निंग के साथ? तो आप लोग बता सकते हैं जी। ऑनलाइन लर्निंग के साथ कंफर्टेबल हुए हैं, चीज़ें समझ आना स्टार्ट हुई हैं? अच्छा, अगर यस सर है तो चलें, अच्छी बात है। दूसरा सवाल अब मेरा ये है आप लोगों से कि आप आपके ख्याल में ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अच्छा, अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो सुन लें। आपके ख्याल में किस तरह से हम इसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, या और ज़्यादा इसको ऐसा बना सकते हैं कि हम और ज़्यादा लर्न कर सकें इन ऑनलाइन क्लासेस से? क्योंकि जहाँ तक मुझे न्यूज़ वगैरह मैंने देखी है तो 15 सितंबर तक वो कह रहे हैं कि हमने 15 सितंबर के बाद ओपन करने हैं हमने इंस्टीट्यूट्स जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं। तो डेफिनेटली अभी तकरीबन 2 महीने और हैं, हमें ऑनलाइन पे चलना पड़ेगा। या अल्लाह जानता है कि उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, सेकंड वेव आ जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आप लोग मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं, आपके ख्याल में आपको जो चीज़ें लगती हैं हम अपनी ऑनलाइन को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है, अगर आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में मैसेज करना चाहते हैं तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उतनी देर मैं उस स्लाइड तक पहुंचता हूँ। आप उतनी देर ज़रा फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, या फिर आप लोग क्या सुजेस्ट करना चाहेंगे कि हम अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये नीड ऑफ टाइम है, हमें इसी के साथ चलना है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए जिस तरह की आपको सामने बैठ के आती है। जी क्लास, सर प्लीज़ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिस करवा दें हमारी, और वे ऑफ टीचिंग इज़ सो गुड एंड वी आर लकी टू हैव यू। अच्छा, अभी मरियम, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। बाकी जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह ताला, जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा होगा इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर होंगे उनमें मैं आपको 15 मिनट्स दूंगा कि वाइवा किस तरह से देते हैं और क्या ट्रिक्स एंड टिक्स हैं कि आप वाइवा को बड़े अच्छे से दे सकते हैं। तो वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अनसब कहते हैं सर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करवाया जाता है। अनसब, लिटरली मैं आपको प्रॉमिस करके और सच सच बताता हूँ कि अगर यही मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता ना, तो शायद मैं इस एक दो यूनिट आगे चल रहा होता। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा जो है आप समझ लें कि स्लो पेस पे चल रहा हूँ, ताकि आप लोग ऑनलाइन लर्निंग के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। अगर यही मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो शायद ये वाला यूनिट जो है ना, मैं लास्ट मंथ ही ख़त्म कर चुका होता और हम इस वक्त नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके होते। अदीला कह रही है सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं दिया जाता। अदीला, आपको एक बात बताऊं, ये दिस ऑनलाइन सिस्टम इज़ ब्लेसिंग फॉर यू पीपल। आप लोग जब कॉलेज आते होते थे तो आपको पता होगा कि भागम भाग ड्यूटी से कॉलेज, वहाँ पे आते आते इंसान को इतनी गर्मी और थक जाना, उसके बाद पहली क्लास की वैसी समझ नहीं आती, उसके बाद जो और उसके बाद जो है क्या नाम है, थकन के साथ साथ अगली क्लास आती है तो थोड़ी बहुत समझ आने लगती है, एक दो लेक्चर तो ऐसे ही चले जाते हैं।
ठीक है, और उसके बाद रात का जब टाइम होता है नाइट ड्यूटी के लिए भागने की काफ़ी लोगों को पड़ी होती है, तो ऑनलाइन तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है, आप लोग थकने से बच जाते हो, तो आपके पास स्टडी का तो बहुत टाइम होता है। सही है ना? तो ये चीज़ें जो हैं इनको आप ब्लेसिंग समझें और अच्छे अच्छे से पढ़ें। जी बिल्कुल। आपका आने जाने में टाइम वेस्ट होता था वो बच रहा है, इसलिए उसको यूटिलाइज करें आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है ना? और ऑनलाइन क्लासेस आर ब्लेसिंग फॉर यू गाइस, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, अदीला कह रही है वीक में लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अदीला कॉलेज में भी वीक में इतने ही लेक्चर होने थे, इससे कम नहीं होने थे। राइट? चलें। आई होप आप, अगर आपकी और कोई इस तरह की क्वेरी होगी तो आप मुझे या तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और 4-5 स्टूडेंट किधर गए हैं? इधर 36-37 स्टूडेंट थे, अब 32 स्टूडेंट्स रह गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, गुले लाला कहते हैं कि क्लास में डिस्कशन होती है, बिल्कुल गुले लाला, उस चीज़ को तो मैं मिस करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वेबिनार जैम है इसके अंदर कोई डिस्कशन वाली चीज़ ऐड हो जाए कि स्टूडेंट भी बात कर सकें, जैसा कि जूम पे स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं, तो वो ऐड हो जाए तो वो उसकी कमी थोड़ी सी पूरी की जा सकती है। डिस्कशन वाला पहलू तो डेफिनेटली मिस करता हूँ। और आपको पता है कि जो आपने मेरे साथ पहले लेक्चर लिए हैं, मुझे डिस्कशन के साथ पढ़ाने का शौक़ है, तो वो डेफिनेटली गुले लाला आपकी बात सही है। अच्छा जी, मरियम कहती हैं कि कोई मेरी स्टूडेंट मिली थी। अच्छा, कौन मिला था? चलो खैर। सुमैया, बट सर कुछ सब्जेक्ट हैं जो ऑनलाइन से इतने नहीं सही नहीं चल रहे। सुमैया देखो, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करता, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, और बाकी सब्जेक्ट के साथ मेरा सब्जेक्ट मेरे साथ। चलो, अल्लाह खैर करेगा उन सब्जेक्ट्स के लिए। हाँ खदीजा, बिल्कुल, वो पकोड़े जो है ना हम मिस करते हैं, इंशाल्लाह ताला जब हम वापस आएंगे तो वो फिर खा लेंगे। तो अब इधर जो क्लास में लेट आते हैं ना उनके लिए भी मैं कोई इंतज़ाम करना है। देखो, पहले यहाँ पे 37 स्टूडेंट थे, अब 30 स्टूडेंट्स हैं, बाकी किधर गए हैं? और अभी इनकी अटेंडेंस लगेगी और इनकी फिर एब्सेंट मार्क हो जाएगी, फिर इनकी अटेंडेंस कम हो जाएगी। चलें, एनी हाउ, हम अपने लेक्चर को दोबारा से रिज्यूम करते हैं, नॉर्मल लेक्चर की तरफ आते हैं अगेन। अगेन, अगर कोई आपकी सजेशन हो तो डोंट हेजिटेट, यू आर फ्री टू सजेस्ट एनीथिंग रिगार्डिंग टीचिंग एंड दिस ऑनलाइन लर्निंग। हम लोगों ने मिलके चलना है, तो लिहाजा आप लोग डेफिनेटली जो है ना मेरे साथ अपनी सजेशंस को शेयर कीजिएगा, और आई विल अप्रिशिएट योर सजेशंस। अगर एप्लीकेबल हुई, उनको मैं अप्लाई कर सकता हुआ, तो डेफिनेटली मैं उनको ज़रूर जो है अप्लाई करूँगा अपनी टीचिंग के अंदर, इसको और बेहतर बनाने के लिए। चलें, अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट की तरफ चलते हैं। और ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नाम है हाइपोकेलेमी, सॉरी, पोटाशियम। सही है? सो पोटाशियम जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी स्लाइट वेरिएशन जो है वो किसी की डेथ का बाइस बन सकती हैं, किसी के लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन होने का बाइस बन सकती हैं। तो मैं अब एक क्वेश्चन आप लोगों से कर लूँ पहले, फिर हम आगे चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि पोटाशियम जो है वो इंट्रा सेलुलर पाया जाता है या एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है? जल्दी से आंसर करें। और ये 30 स्टूडेंट है, बाकी स्टूडेंट किधर भाग गए हैं? अटेंडेंस नहीं लगेगी उनकी। वेरी गुड जी, इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा किसने लिखा है? कौन है ये एक्स्ट्रा वाला? हाँ,
मैं यार आपको बता बता थक गया हूँ, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा कौन लिख रहा है। चलें जी, बिल्कुल जी, ये इंट्रासेलुलर कैटाइन है आपका सोडियम, सॉरी पोटाशियम इंट्रासेलुलर है। चलें जी, अब हम पोटेशियम की पहले सबसे नॉर्मल वैल्यू देखते हैं उसी तरह से। तो नॉर्मल वैल्यू जो है इसकी डेफिनेटली वो है जी 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक। सही है। तो 3.5 ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने सामने। सॉरी, बोर्ड के नीचे चला गया वो, इसलिए नज़र नहीं आ पा रहा। सो ये देख सकते हैं 3.5 मिली इक्विवेलेंट से लेकर इसकी नॉर्मल वैल्यू है 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक। तो जब 3.5 मिली इक्विवेलेंट का पर लीटर से कम हो जाता है उसको हाइपोकेलीमिया कहा जाता है, और जब 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरकेलीमिया कहा जाता है। ठीक है। चलें जी, बिलो नॉर्मल सीरम पोटाशियम, severe hypokalemia, potassium less than 2.5 मिली इक्विवेलेंट में कॉज कार्डियक अरेस्ट। तो बेसिकली बहुत स्लाइड सी चेंजेस पोटाशियम के लेवल में, हमारी बॉडी के अंदर पोटाशियम के लेवल में इंसान को डेथ की तरफ लेके जा सकती है। इसलिए पोटाशियम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि एक कैटाइन है। सो इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसकी वजह से डिफरेंट एरिदमियाज चल सकते हैं, और वो एरिदमियाज कैसे चलते हैं मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। चलें, सबसे पहले आ जाते हैं कॉजेज़ की तरफ। तो अगर कॉजेज़ की हम बात करें तो अब ज़रा मैं इसको छुपा रहा हूँ, मुझे ज़रा कॉजेज़ तो बताएं ज़रा, पोटाशियम के कम होने की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। जर्नल वाली बता दें जो मैंने आपको बताई थी, सब में सेम होती हैं। तो पोटाशियम के कम होने की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। मेरे पास अजान हो रही है, अजान सुनते हैं उतनी देर आप लोग माइंड में सोच के जो है ना पोटाशियम के कम होने की कॉजेज़ लिखें ज़रा। अच्छा जी, अजान हो जाए, अजान के बाद मैं आपके आंसर की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, अजान हो गई है मेरे पास, तो हम जब पोटाशियम का ये हाइपोकेलीमिया ख़त्म करेंगे तो फिर नमाज ब्रेक दूंगा। तो मैंने पूछी थी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, तो खदीजा ने सारी कॉजेज़ लिख दी हैं। खदीजा ने लिखा नोजिया तो नहीं होगा, वॉमिटिंग, डायरिया और डायूरेटिक्स इसकी कॉज हो सकती है। अब एक कॉज सारे मिस करते जा रहे हैं कि अगर डाइट में लो इनटेक हो, बिल्कुल शुमाइला ने जो है इसका आंसर दिया है, मरियम ने आंसर दिया है जी पुअर डाइटरी इनटेक, जीआई लॉसेस, अल्ट्रेशन ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। वेरी गुड। तो लिहाजा जो मैंने आपको जनरल सी कॉजेज बताई थी उनके अंदर नंबर 1 डायरिया, नंबर 2 डायरेक, और सबसे ज्यादा खतरा जो डाययूरेटिक्स दे रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग जिनके अंदर पोटाशियम बहुत कम हो जाता है डायूरेटिक्स देने की वजह से, उनको क्या होता है, उनको फिर पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि स्पायरोमाइड है, स्पायरोनोलैक्टोन होता है जिसके अंदर। मरियम कह रही है नमाज ब्रेक दे दें। मरियम ये वाली स्लाइड खत्म करके मैं आपको नमाज ब्रेक दूंगा, इसको मैं जरा ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। चलें, अब आ जाते हैं जी कॉजेज़ की तरफ। आप लोगों ने 4-5 कॉजेज़ बता दी। कुछ कॉजेज़ यहाँ से जीआई लॉसेस, बिल्कुल वॉमिटिंग और डायरिया दोनों जीआई लॉसेस में आ जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसा कि मेडिकेशन में मैंने आपको बताया डायूरेटिक्स पोटाशियम लॉस करवाती हैं। हाँ, मेडिकेशंस जो है वो डायूरेटिक्स। जी जी, स्पायरोनोलैक्टोन या फिर स्पायरोमाइड जो है, बिल्कुल। आवाज़ आ रही है? मुझे किसी ने कहा आवाज़ नहीं आ रही, तो बताएं।
सो मेडिकेशन में जनाब डायूरेटिक्स आ जाती हैं जो कि हाइपोकैलेमिया कॉज करवाती हैं। अल्ट्रेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। सो अल्ट्रेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस जो है ये भी पोटाशियम के ऊपर असरअंदाज होता है। जब भी एसिडोसिस होगी, अब ये वाली चीज आप लोगों ने जरा याद रखनी है, जब भी एसिडोसिस होगी तो पोटाशियम बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, जब भी अल्कलोसिस होगी बॉडी के अंदर पोटाशियम कम हो जाएगा। सही। तो अल्कलोसिस के अंदर मोस्टली हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो ये चीज जरा लिख लें कहीं पर, इसको याद रख लें। जब भी एसिडोसिस होगी पोटाशियम ज्यादा होगा, जब भी अल्कलोसिस होगी पोटाशियम कम होगा। समझ आ गई इस चीज की? जब भी एसिडोसिस होगी पोटाशियम ज्यादा होगा, जब भी अल्कलोसिस होगी पोटाशियम कम होगा। ये आपको एमसीक्यू के अंदर सिनेरियो बना के आ जाते हैं और वहां पे एक एसिडोसिस वाला सिनेरियो दिया होता है और वहां पे पूछा होता है कि हाँ जी यहाँ पर पोटाशियम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पोटाशियम कम होगा या ज्यादा होगा पेशेंट का। तो फिर आपने जवाब देना है इसका, जब भी एसिडोसिस होगी पोटाशियम का लेवल हाई हो जाएगा, जब भी अल्कलोसिस होगी पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। और इसके पीछे अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों एसिडोसिस के अंदर पोटाशियम कम होता है, क्यों अल्कलोसिस के अल्कलोसिस के अंदर पोटाशियम कम होता है, क्यों एसिडोसिस के अंदर पोटाशियम ज्यादा होता है, वो इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो अभी हमने ये चीज याद रखनी है, अल्कलोसिस के अंदर पोटाशियम का लेवल कम होगा, एसिडोसिस के अंदर पोटाशियम का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा। चलें, उसके बाद आ गया जी हाइपर एल्डोस्टीरोनिज्म। ठीक है। तो ये भी एड्रीनल ग्लैंड में से जो है एक हार्मोन निकलता है। अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज होने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन ये जाके हमारे किडनी के ऊपर असर करता है और इलेक्ट्रोलाइट को वापस अब्जॉर्ब करवाता है। और वही चीज जो मैंने आपको सब के लिए बताई हुई है कि सब के अंदर ये चीज होगी, पुअर डाइटरी इनटेक, कि हम डाइट के अंदर पोटाशियम को नहीं ले रहे हैं तो भी पोटाशियम हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। सो आई होप कॉजेज समझ आ गई होंगी। 4 कॉजेज तो मैंने आपको जेनेरिक बता दी हैं, वो आप हर एक में लिख सकते हैं, बाकी आपको ये सामने जो है कॉजेज नज़र आ रही हैं। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट थका थका सा फील करेगा, फटीग होगी, एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी उसे, नोजिएटेड फील करेगा, वॉमिटिंग होंगी, डिसरिदमियास चलेंगे। अब डिसरिदमियास क्यों चलेंगे ये मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। मसल वीकनेस होगी, ये मसल वीकनेस जो है तकरीबन आप सारे इलेक्ट्रोलाइट जो हाइपो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उन सब के अंदर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्रैम्प्स, ये भी क्रैम्प्स जो है ये भी तकरीबन जेनेरिक है, ये भी आप सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के अंदर देखेंगे। पैरेस्थीजिया, एबनॉर्मल सेंसेशंस ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसा कि वो आप देखते हैं कि वो जिसे कहते हैं कि टांग्स हो गई है, पाँव के ऊपर कीड़े कीड़े से चलते हुए फील होते हैं, तो उनको पैरेस्थीजिया कहा जाता है, एबनॉर्मल बॉडी सेंसेशंस। ग्लूकोज टॉलरेंस इनटॉलरेंस हो जाती है हाइपोकैलेमिया के अंदर। डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है और ईसीजी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। अब जो ईसीजी की चेंजेस हैं हाइपोकैलेमिया की या पोटाशियम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सॉरी, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में मैं बिल्कुल इसको जो है ना वो गलत बोल गया हूँ। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा बॉडी से जो है वो बाहर निकाले जाते हैं, इनको जो है वो किया जाता है, इसलिए हाइपो होता है इसके अंदर। तो ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है वो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बाहर निकालता है, तो लिहाजा उसकी वजह से हाइपो कैलीमिया हो सकता है। और इसी तरह आप देखेंगे अभी जब मैं हाइपर कैलीमिया की तरफ जाऊंगा तो उसमें हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म होगा कि एल्डोस्टेरोन कम हो जाए तो वो फिर बॉडी के अंदर रहने लग जाता है। थैंक यू आरफा फॉर द करेक्शन। आरफा ने भी ये करेक्शन की है जी हमारे सामने। अब आ जाते हैं ईसीजी चेंजेस। तो ये जो ईसीजी चेंजेस हैं ये दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द डिसरिदमियाज, और यही डेथ की वजह बनते हैं मोस्टली पोटाशियम के पेशेंट में। तो आपको पता होगा कि पोटाशियम जो है वो क्या कहते हैं बोलस फॉर्म में नहीं दिया जाता, अगर बोलस फॉर्म में दें तो वो जो है बिल्कुल डिसरिदमियाज जो है वो कॉज करवा सकता है। अच्छा जी, पैरेस्थीजिया की अक्सर पूछ रही है, पैरेस्थीजिया हो तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। पैरेस्थीजिया और भी बहुत सारी बीमारियों में होता है। ठीक है। तो पैरेस्थीजिया नॉट ओनली इंडिकेशन ऑफ, सिर्फ इसकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की इंडिकेशन नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी डिसरिदमिया कैसे चलता है। अब
अच्छा जी सुमैया, अब इसको जो है मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ ईसीजी के अंदर बेसिकली क्या होता है। तो मैं पहले आगे ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। कार्डियक रिदमियास चल सकते हैं और रिफ्लेक्सेस जो हैं हमारे वो डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं। तो ईसीजी की चेंजेस के लिहाज से आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, सॉरी, एक चीज़ याद रखनी है। हमारे एक कंसल्टेंट थे, वो ये चीज़ बताते होते थे, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते होते थे कि टी वेव जो है, हमें पता है कि पी होती है, उसके बाद क्यू आर एस, ठीक है जी, क्यू आर एस, और उसके बाद जो है टी वेव आती है यहाँ पर हमारे पास। सही। वो कहते होते थे कि जो टी वेव है ये पोटाशियम की ढेरी है। अगर आप बॉडी के अंदर पोटाशियम ऐड करते जाएंगे, टी वेव ऊपर जाती जाएगी, हाँ, हाइपर टी वेव होती जाएगी। अगर आप बॉडी के अंदर से पोटाशियम को निकालते जाएंगे, टी वेव छोटी होती जाएगी, और अगर आप इसे ज़्यादा पोटाशियम निकाल लेंगे तो टी वेव इन्वर्टेड भी हो सकती है, मतलब नीचे को चली जाएगी। तो टी वेव जो है दिस इज पोटाशियम की ढेरी। हाँ, और अगर बॉडी के अंदर पोटाशियम डलेगा ये टी वेव ऊपर जाती जाएगी, और अगर बॉडी के अंदर से पोटाशियम निकालेंगे तो ये टी वेव जो है ये नीचे जाती जाएगी। तो अब मुझे आपने ये बताना है कि हाइपोकैलिमिया के अंदर क्या होगा, टी वेव इन्वर्टेड होगी या टी वेव बहुत ज़्यादा ऊपर गई होगी। हाइपोकैलिमिया में क्या होगा ईसीजी में? हाइपोकैलिमिया में टी वेव को क्या होगा क्लास? वेरी गुड। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई ये चीज़ कि जो टी वेव है ईसीजी के ऊपर वो पोटाशियम की ढेरी है। अगर इसके अंदर आप डालते जाओगे पोटाशियम बॉडी के अंदर तो टी वेव ऊपर जाती जाएगी। अगर बॉडी से पोटाशियम निकाल देंगे, पोटाशियम लो होता जाएगा, तो टी वेव नीचे जाती जाएगी। चलें, दैट्स गुड। सो हेयर वी हैव इन्वर्टेड टी वेव इन हाइपोकैलिमिया। हाँ, इन्वर्टेड टी वेव इन हाइपोकैलिमिया। अब आते हैं इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। सो मेडिकल मैनेजमेंट में नंबर वन जो मैनेजमेंट डेफिनेटली होगी, पेशेंट को केले खिलाएं, खजूरें खिलाएं, इंक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ द पोटाशियम। वो चीज़ें पेशेंट को खिलाई जाएं जो कि पोटाशियम में ज़्यादा होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जी पोटाशियम रिप्लेसमेंट। उस पेशेंट को पोटाशियम दें, और हमेशा याद रखें पोटाशियम को कभी भी बोलस फॉर्म में नहीं दिया जाता। और पोटाशियम रिप्लेसमेंट में क्या कर सकते हैं, न्यू के टेबलेट्स आती हैं, हाँ, पोटाशियम की टेबलेट्स आती हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी काम नहीं ठीक हो रहा, फिर आईवी पोटाशियम दी जा सकती है। और आईवी पोटाशियम जो है वो डेफिनेटली आपने बड़ी कंसिडरेट होके और ध्यान से आपने उसको एडमिनिस्टर करना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट करें। सीवियर हाइपोक्लेमिया इज लाइफ थ्रेटनिंग। पोटाशियम का ज़्यादा होना, पोटाशियम का कम होना, दोनों लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि वो टी वेव के साथ खेलते हैं और जिसकी वजह से रिदमियास चल सकती हैं। मोनिटर ईसीजी एंड एबीजीज, डाइटरी पोटाशियम को देखें और उसको इनटेक इंक्रीज करें। नर्सिंग केयर रिलेटेड टू आईवी पोटाशियम एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन केसीएल। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर मैं आपको नमाज ब्रेक देने लगा हूँ 5 मिनट की। हम 5:30 मतलब 6-7 मिनट की 5:35 पे हम वापस आएंगे। और जब आप वापस आएँ तो आपने जब आप वापस आएँ तो आपने मेरे एक सवाल का आंसर करना है। ये इधर आप ज़रा देखें कर्सर को। नर्सिंग केयर रिलेटेड टू पोटाशियम एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है व्हाट इज़ द नर्सिंग केयर रिलेटेड टू पोटाशियम एडमिनिस्ट्रेशन। जब आपने किसी पेशेंट को पोटाशियम लगाना है जिसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया है, तो उसको क्या आपने चीज़ें कंसिडर करनी है, उस पोटाशियम को कैसे लगाना है, पेशेंट को कैसे मोनिटर करना है। 5 पॉइंट्स चाहिए मुझे। आप समझ लें कि 5 नंबर का एक सवाल है ये। और इस 5 नंबर के सवाल को आपने हल करना है कि व्हाट इज़ द नर्सिंग केयर रिलेटेड टू आईवी पोटाशियम एडमिनिस्ट्रेशन। चलें जी, नमाज के लिए जाते हैं। 5:35 के ऊपर हम वापस आते हैं, और वापस आके आप लोग इस चीज़ का आंसर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट हाइपरकलीमिया की तरफ मूव करेंगे जी।
चलें जी, नमाज ब्रेक है 5:35 PM तक, वापस आएँ फिर हम इसको जो है ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हमारा हाइपर कैलीमिया उसको वाइंड अप करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड द कैल्शियम, और कैल्शियम विल बी द लास्ट थिंग फॉर अस टुडे। बाकी का नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला कवर करके, और यही चीज़ आपके जो है वो जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं उनके अंदर इंक्लूडेड होगी। और फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं, नेक्स्ट नमाज पढ़ के आएँ फिर मिलते हैं।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्लीज़ बाकी लोग जो हैं उनको कहें कि ज्वाइन कर लें। नमाज ब्रेक का टाइम ख़त्म हो चुका है। सो नमाज ब्रेक का टाइम ख़त्म हो चुका है, और उस क्वेश्चन का भी आंसर कर दें जो मैंने आप लोगों को नमाज ब्रेक पे जाने से पहले दिया था। उसका आंसर करना शुरू करें और बाकी लोगों को कहें ज्वाइन कर लें, क्योंकि अटेंडेंस भी लग रही है और टाइम भी हमारा नमाज ब्रेक का ख़त्म हो चुका है। चलिए अटेंडेंस लगवा लें पहले, फिर उसके बाद आप जो है ना प्लीज़ आंसर्स करें अपने। पहले अटेंडेंस लगवा लें जी। चलें जी। मैं दोबारा से इसको जो है ना स्टार्ट करता हूँ आपका। जी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं जी हम अपने लेक्चर को। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज़ द नर्सिंग केयर रिलेटेड टू। हाँ जी, व्हाट इज़ द नर्सिंग केयर रिलेटेड टू पोटाशियम एडमिनिस्ट्रेशन। तो पोटाशियम जब भी एडमिनिस्ट्रेट करें आप, पहले तो यकीन कर लें कि वही पेशेंट है जिसको पोटाशियम लगना है। दूसरा नंबर, कभी भी बोलस नहीं दें, इसको डाइल्यूट करके दें, और डाइल्यूट करके भी आपने स्लो स्लो चलाना है। और इसकी जो है प्रॉपर आपने मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की, स्पेशली उसकी ईसीजी देखते रहना है। ठीक है, जी देखते रहना है। और यही जो है इसके केयर के पॉइंट्स हैं। और फिलिबाइटिस वगैरह बहुत होता है पोटाशियम एडमिनिस्ट्रेशन से, फिलिबाइटिस को नोट करना आपने। तो ये जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने कंसिडर करना है वाइल यू आर एडमिनिस्ट्रिंग द पोटाशियम।
चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हाइपरकैलेमिया आ जाता है। तो मैंने आपको नॉर्मल पोटाशियम का लेवल बताया था कि 3.5 से 5 जो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जब 5 से ऊपर चला जाता है इसको हम फिर हाइपरकैलेमिया कहते हैं। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बता दें, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आगे चलूँ? जी क्लास, आवाज़ आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं? आगे चलें? चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी कॉजेज़ की तरफ। तो कॉजेज़ भी अब आप मुझे बताएंगे कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। बिल्कुल उसके उल्ट कॉजेज़ होंगी जो कि आपने उधर पढ़ा है ना, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, हाइपोकैलीमिया के अंदर उसकी उल्ट कॉजेज़ होंगी। क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? जी, हाइपरकैलेमिया की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? चलें, तो यूजुअली ट्रीटमेंट रिलेटेड कि पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दे रहे हैं हम किसी को, किसी को डायूरीज कर रहे हैं और उसको स्पायरोनोलैक्टोन दी जा रही है। वेरी गुड आर्फा। एसिडोसिस, हाइपोएल्डोरिज्म, एल्डोस्टिनोरिज्म मैंने आपको बताया है। दूसरा एक तीसरी चीज़ ऐड कर लें जी, डाइट्री इंटेक ज़्यादा कर ली जाए अगर। उसके बाद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, जाहिर है किडनी ने इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालना होता है। अगर किडनी का फंक्शन ठीक नहीं होगा तो जो पोटाशियम है बॉडी के अंदर जमा होने लग जाएगा। हाइपोएल्डोस्टिनोरिज्म बिल्कुल उसका उल्ट जो कि हमने पहले पढ़ा था, हाइपर। उसके बाद टिश्यू ट्रॉमा, हमें पता है कि ये इंट्रासेलुलर पाया जाता है। तो जब भी टिश्यू को ट्रॉमा होगा तो पोटाशियम निकल के बाहर आ जाता है। एसिडोसिस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हाइपरकैलेमिया हो जाता है। डायबिटीज़ के अंदर इसलिए क्योंकि उससे कीटोएसिडोसिस हो जाती है। दैट दैट कैन लीड टू दिस। और उसके बाद जो एक और चीज़ है जो कि हाइपरकैलेमिया करती है, उसका नाम है डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की तरफ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही चीज़, कार्डियक चेंजेस हैं और डिसरिदमियाज हैं, मसल वीकनेस विद पोटेंशियल रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट है, पैरेस्थीजियाज हैं। पैरेस्थीजिया उसमें भी था, इसमें भी है। एंग्जाइटी है, जीआई मैनिफेस्टेशन में नोजिया, वॉमिटिंग है। ठीक है, ईसीजी चेंजेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टी वेव जो है वो पोटाशियम की ढेरी है। पोटाशियम बॉडी में ज़्यादा होता जाएगा, टी वेव हाइपर होती जाएगी। पोटाशियम कम होता जाएगा तो टी वेव इन्वर्टेड हो जाएगी। मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 इज मोनिटर ईसीजी। ईसीजी का ध्यान रखें, हाइपरकैलेमिया बहुत खतरनाक हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ द डाइटरी पोटाशियम। डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी का, डिजिटैलिस एक मेडिसिन है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से अगर वो मेडिसिन ज़्यादा ले ली जाए तो उसकी वजह से ये हो सकता है। अच्छा जी, लिमिटेशन ऑफ द डाइटरी पोटाशियम। डाइटरी पोटाशियम को बंद कर दें, केले वगैरह नहीं खाएं, खजूरें नहीं खाने। कैटाइन एक्सचेंज रेजन हैं, जैसा कि एक्सिलेट पाउडर जिसे कहा जाता है वो दिया जाता है, क्योंकि ये जो है बाइंड करता है पोटाशियम को अपने साथ और बॉडी से बाहर ले जाता है। आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं एसिडोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट ये जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये कम नहीं करता पोटाशियम को, लेकिन ये हार्ट को इसके इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, रेगुलर इंसुलिन एंड हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज आईवी दिया जाता है, जिसको आप डीपोटाश करना कहते हैं कि इंसुलिन के कुछ यूनिट डाल दिए जाते हैं और साथ में हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज डाल दिया जाता है और डीपोटाश किया जाता है। जो पोटाशियम जो है सेल के बाहर ज़्यादा हो जाती है, उसको सेल के अंदर धकेला जाता है इस मैकेनिज्म से। बीटा 2 एगोनिस्ट दिए जाते हैं, जैसा कि आपका वेंटोलिन वगैरह है, ये भी देखा गया है कि ये कम करते हैं इसे। अगली चीज़ है जी, डायूरेटिक्स दिए जाते हैं और डायलिसिस किया जाता है अगर फिर भी कम ना हो रहा हो पोटाशियम। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, पोटाशियम की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पोटाशियम, क्वेश्चन बार जो है ना वो आ सकता है। तो हमेशा जो है ये चीज़ याद रखनी है कि पोटाशियम की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब पोटाशियम की मैनेजमेंट में 3-4 पॉइंट हैं। नंबर वन इज डाइटरी इंटेक रिस्ट्रिक्शन, सही हो गया। नंबर 2, नजर आ रहा है ना ये, कि इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं मैं।
नंबर 2 क्याक्सिलेट, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। नंबर 3 बीटा 2 एगोनिस्ट, जैसा कि वेंटोलिन है, ठीक है। नंबर 4 10 यूनिट इंसुलिन with 25% dextrose. Number 5 diuretics. Number 6 डायलिसिस। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, कि किस तरह से हमने हाइपरकैलेमिया की मैनेजमेंट करनी है, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट के हवाले से 6 पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। ब्लैंक है, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? यार दोबारा देखो जरा। जब पोटाशियम ज़्यादा और डिपोटाश करते हैं, क्योंकि ये जो है जब ग्लूकोज अंदर जाता है सेल के, तो वो पोटाशियम को भी साथ जो है ना वो अंदर ले जाता है सेल के। नॉन ट्यूब पे है जी कैक्सिलेट। कैक्सिलेट पाउडर आता है, ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, ये अपने साथ इसे बाउंड करता है और ले जाता है। ना करो यार, कई लोगों को नज़र आ रहा है आपको जो सामने मैंने लिखा हुआ है, प्लीज़ मुझे बताएं और इसको नोट डाउन कर लें, नहीं तो फिर मैं जो है ना इसको ऐसा करता हूँ कि कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ। आ गया? हाँ गुले लाला, ऐसा होता है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाती है, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाती है, तो जब ग्लूकोज और इंसुलिन इकट्ठे हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो पोटाशियम को भी साथ सेल के अंदर ले जाती है और ब्लड में से पोटाशियम को कम कर देती है। हाँ, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, इन सबका जब ईमिया एंड में आ जाता है, मतलब ब्लड में इनकी मिकदार, तो ब्लड में जब इनकी मिकदार बढ़ती है तो वो प्रॉब्लम करती है। तो जब ब्लड से इनको सेल के अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि ये दिस इज इंट्रा सेलुलर कैटाइन, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आई होप गुले लाला आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, इसको मैं क्लियर कर दूं, आगे आप लोगों ने नोट कर लिया, इसकी पिक्चर ले लें, वट एवर आपको जो ठीक लगता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताकि हम अब लास्ट स्लाइड की तरफ चलें और अपने लेक्चर को कंक्लूड करने की कोशिश करें। चलें जी, लास्ट स्लाइड इज अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट के हवाले से आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। असेसमेंट ऑफ द सीरम पोटेशियम लेवल करनी है, बार बार सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराने हैं इंटरवल्स पे, कि देखें को बेहतरी आ रही है कि नहीं। मोनिटर मेडिकेशन इफेक्ट्स, डाइटरी पोटेशियम को देखना है, किसी भी तरह से एडमिनिस्टर नहीं करना है। और रिस्ट्रिक्शन डाइटरी टीचिंग फॉर द पेशेंट, पेशेंट को बताना है कि किसी किस्म की ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिसमें पोटाशियम होता है। हीमोलाइसिस ऑफ द ब्लड स्पेसिमन, अच्छा एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट के सैंपल्स लेते हैं उस साइड से नहीं लेना जिस साइड पे आपने कोई मेडिसिन वगैरह लगाई है। बाज़ वक़्त होता क्या है कि उसी साइड पे नॉर्मल से लाइन चल रही होती है, वहाँ से आप सैंपल लेते हो और उस सैंपल के अंदर जो है ना वो फिर सोडियम ज़्यादा आ जाता है। इसी तरह अगर आपने सैंपल बड़ी देर के लिए रखा, हमें पता है कि सेल के अंदर पोटाशियम पाया जाता है, तो उसकी हीमोलाइसिस की वजह से भी पोटाशियम बढ़ सकता है। तो आपने हमेशा इस चीज़ को देखना है कि सैंपल प्रॉपरली जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट दे दिया जाए, सैंपल को ज़्यादा देर रखा ना जाए, सैंपल हीमोलाइज होकर पोटाशियम को फॉल्स हाइपरकैलेमिया बता सकता है। सॉल्ट सब्सटीट्यूट्स मेडिकेशंस में भी कंटेन पोटाशियम, तो पेशेंट को बताना है किसी किस्म का काला नमक इस्तेमाल नहीं करना, किसी किस्म की ऐसी मेडिकेशंस नहीं इस्तेमाल करनी आपने जिसके अंदर पोटाशियम पाई जाती हैं। ये एमसीक्यू भी बाजू का आ जाता होता है कि पेशेंट आपके पास आया है और आपको वो बता रहा है कि मैं पहले नमक खाता था, मैंने काला नमक खाना शुरू कर दिया है क्योंकि मेरे इलेक्ट्रोलाइट ठीक नहीं रहते हैं, तो काले नमक के अंदर जो है वो पोटाशियम पाया जाता है। सो लिहाजा उसको बताना है कि भाई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। आगे है जी पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में कॉज एलिवेशन ऑफ द पोटाशियम। तो मोस्टली वो लोग जो जिनको डायूरीज किया जा रहा होता है उनके अंदर पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम बढ़ सकता है। शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद रीनल डिसफंक्शन। तो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट ओवर। हाँ जी, उस वक्त कर सकते हैं हीरा, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, इसका मुझे आंसर करें, फिर हम छुट्टी की तरफ चलते हैं।
जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करना है, फिर हम छुट्टी की तरफ चलते हैं। ट्रू है। चलें देखते हैं क्या आंसर है। लें जनाब, ये आ गया आपके सामने। चलें नेक्स्ट होगा जी हमारा हाइपोकैल्सीमिया, और उसके बाद हाइपरकैल्सीमिया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा जी चलिए नेक्स्ट जो जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, प्लीज़ 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 बुक से पढ़ें, नोट्स पे नहीं रहना, या ये चीज़ें आपको समझाने के लिए जस्ट बुक से रीडिंग दिया करें। आई होप आप बुक से रीडिंग देकर आएंगे नेक्स्ट टाइम क्लास में, और इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक के अंदर, उसके अंदर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर चुके होंगे, और फिर आपके मिड टर्म होंगे, उसकी तैयारी का टाइम दूंगा, और मैं साथ आपको बड़ा थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाऊँगा आगे। हाँ जी सुंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप भी। चलें, हाँ जी, कुछ सवाल है तो पूछ लें, फिर हम जो है ना वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। और मैं आप अगेन ज़रा आपको असाइनमेंट रिपीट कर दूं आपकी, कि असाइनमेंट मैंने क्या दिया आपको, ज़रा मुझे बताएंगे आप कमेंट्स के अंदर क्या असाइनमेंट मिली है आज। वो मैं अभी जो है स्लैम्स के ऊपर अपलोड करूँगा। क्या असाइनमेंट क्या है जी आज की? हाँ जी, SIADH और डायबिटीज़ इंसिपिडस में डिफरेंस करना है। डेफिनेशन, कॉज, ट्रीटमेंट। हाँ, डेफिनेशन, कॉज, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, ये छोटा सा आपने एक डिफरेंस करना है, एक पेज का, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, तो ये ज़रा आप लोगों ने जो है करना है। असाइनमेंट क्या है? SIADH, हाँ, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड SIADH में डिफरेंस, डेफिनेशन, डिफरेंस किन चीज़ों में? डेफिनेशन में, नंबर 2 कॉज में, नंबर 3 साइन एंड सिम्टम्स में, नंबर 4 ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। ठीक है जी, तो ये मैं अभी स्लैम्स के ऊपर जो है मैं अभी अपडेट करने लगा हूँ। अभी आपको मैं स्लैम्स के ऊपर अपडेट कर देता हूँ, तो इसको इसके ऊपर बैठ के ज़रा आप लोगों ने वर्किंग करनी है। ठीक है, चलें, ये मैं स्लैम्स पे आ गया हूँ, अभी मैं आपकी असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ। अगर सवाल है कोई और कोई बात करनी है तो वो आप कर सकते हैं, हमारे पास लास्ट 3 से 4 मिनट हैं। बीटा टू एगोनिस्ट क्या होते हैं जी, सोनिया पूछ रही है। तो बीटा टू एगोनिस्ट मेडिसिन हैं। ठीक है, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अगेंस्ट जो काम कर, उनको ब्लॉक जो करते हैं, उनको बीटा ब्लॉकर्स या बीटा टू एगोनिस्ट कहा जाता है। जैसा कि आपकी वेंटोलिन है, और इसी तरह की जो मेडिकेशन हैं उनको उनको जो है वो, सॉरी, बीटा एगोनिस्ट जो हैं हमारे, वो जो है इसके इसके अंदर काम करते हैं। एनी हाउ, असाइनमेंट मैं अपलोड करने लगा हूँ आपकी, और पिछली असाइनमेंट्स भी मैं कोशिश करता हूँ कि अभी टाइम निकाल के मैं आपकी असाइनमेंट्स को मार्क भी कर दूँ। हाँ, चलें जी, असाइनमेंट आपकी अपलोड होने लगी है, तो ये प्लीज़ वीकेंड से पहले पहले इसको जमा करा दीजिएगा। और दूसरी जो चीज़ है वो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ पढ़ते रहें और अच्छी सी तैयारी करें, और अच्छा सा जो है आप अपना जो है वो एग्ज़ाम जो है वो दें अपने मिड टर्म का। ठीक है, छुट्टी करें। चलें जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। चलें, जिसकी 10 डेट है उसको 10 तक कर दें आप, और इसकी भी जो है ना मैं आपको वीकेंड की डेट दूंगा, तो अब देख लें। और यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ बुक से पढ़ के आइएगा नेक्स्ट टाइम। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।